हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको हिस्ट्री क्लास 10th के इम्पोर्टेंट अति लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं उनके उत्तर बताएंगे, जो कि ये हमारा तो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर 2 से है। भारत में राष्ट्रवाद, तो इसी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं उनको हम आपको बताएंगे। तो पहले हम आपको वर्णात्मक में जो है 4 अंक वाले प्रश्न उत्तर भी इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं उनको हम आपको बताएंगे। और चलिए दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए देरी न करते हुए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन क्यों आरंभ किया? तो उत्तर देना है, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में कहा था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश सरकार ढह जाएगी और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को लेजिस्लेटिव असेंबली में जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। इस कानून के माध्यम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इससे 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, संपन्न किसान समुदायों के सबने अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए 3 कारणों का उल्लेख करना है। तो संपन्न किसान समुदायों के सबने अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के निम्नलिखित कारण थे। गाँव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट सबने अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना मुश्किल हो गया। अतः संपन्न किसान वर्ग आंदोलन में सक्रिय हो गया। ब्रिटिश सरकार ने लगान की दरें बढ़ा दी, जिसके कारण किसानों में असंतोष फैल गया। ऐसे में किसान अपने अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। संपन्न किसान समुदाय ने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए विवश किया। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, महात्मा गांधी की नमक यात्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा में आ सकता है, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? प्रश्न दोनों का मतलब एक ही है, तो उत्तर आप देखेंगे। अपने 78 विश्वस्त क्रांतिकारियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर नमक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक प्रतिदिन लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया तथा संदेश दिया कि लोग अंग्रेज़ों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, अर्थात अंग्रेज़ों को कहा न माने। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी डी पहुँचे। वहाँ उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया। इस प्रकार गांधी जी और उन 78 सहयोगियों ने अंग्रेज़ों के नमक कानून को तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया।
नेक्स्ट प्रश्न है अपना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के 2 मुख्य दोष बताइए। टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की विफलता के कारण बताइए। इस एक्ट में 2 प्रमुख दोष त्रुटियाँ इस प्रकार हैं कि शासकीय विषयों का विभाजन वैज्ञानिक ढंग से किया जाना। इस एक्ट में शासकीय विषयों का विभाजन अवैज्ञानिक ढंग से किया गया। था कृषि विभाग को तारित विषय की श्रेणी में टिक करके एक मंत्री सुपुर्द किया गया था, जबकि सिंचाई, बिजली एवं राजस्व प्रबंध आदि विषय जिनका कृषि से घनिष्ठ संबंध था सरकार के आरक्षित भाग में रखे गए थे। ऐसी स्थिति में कृषि मंत्री कृषि संबंधी योजनाओं एवं नीतियों को भला क्रियान्वित कर सकता था। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शासन के 2 भागों में बांटा जाना। 1919 के एक्ट द्वारा भारत के औपनिवेशिक शासन के 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें एक उत्तरदायी था तथा दूसरा अनुत्तरदायी। इस अनुसूचित कार्य विभाजन में सरकार किस प्रकार ठीक ढंग से काम करती थी। मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास में अंग्रेजों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यह तो पूछ सकता है कि मुस्लिम सांप्रदायिकता का जन्म किस प्रकार हुआ। तो दोनों सेम ही है, उसका उत्तर भी सेम आएगा। देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटने का प्रयास किया। अंग्रेजों द्वारा भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोने के प्रयास स्वरूप मुस्लिम समाज में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ जो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय कांग्रेस से पृथक रहने लगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हिंदुओं का आंदोलन बताने लगा। मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक रखने का सर सैयद अहमद खान ने विशेष प्रयास किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पैट्रिक्स एसोसिएशन और इंडिया मोहम्मडन एसोसिएशन आदि की स्थापना की। अलीगढ़ में मॉडर्न ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। यही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर बांटकर राष्ट्रवाद की भावना और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना चाहती थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को राजनीतिक हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुई, उसकी 2 शर्तें बताना है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के प्रश्न पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। तय अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में एक पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसको हम पूना पैक्ट के नाम से जाने जाते हैं। पूना पैक्ट की 2 शर्तें इस प्रकार हैं। पहली शर्त है, प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में दलितों के लिए आरक्षित सीटें। इस पैक्ट के तहत प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं, यद्यपि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। आरक्षित सीटों का बदलना, इसके तहत दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% कर दी गई। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों का उल्लेख। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की घटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से भी घटित रूप से जुड़ी हुई थी। भारतीय लोग उपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान आपसी एकता को भांति जानने लगे थे। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में 3 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। देश में सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन, भारत की राजनीतिक एकता
के प्रति लोगों की भावना, पश्चिमी शिक्षा का भारतीयों पर प्रभाव। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं का नाम लिखना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता मोहनदास चंद्र गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले आदि हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण बताने हैं। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कारण क्रांति की देशव्यापी न होना, प्रभावी नेतृत्व का न होना, ब्रिटिश और आंदोलनकारियों की संख्या में अंतर, आंदोलनकारियों के पास अपनों का अभाव, आंदोलनकारियों में सामंजस्य का अभाव और बहादुर शाह के प्रति द्वेष। नेक्स्ट प्रश्न है अपना अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। महात्मा गांधी जी द्वारा संचालित प्रमुख आंदोलन इस प्रकार हैं: चंपारण सत्याग्रह, खेंडा आंदोलन, राल टिकट का विरोध, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करना है। तो आंदोलन का तत्कालीन कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति, मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर न पहुंचना था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ठीक ढंग से न समझा जाना। ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनमानस में लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध में परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख करें। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इस सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी का विचार था कि असहयोग आंदोलन चरणबद्ध ढंग से आगे चाहिए। इसके प्रथम चरण में लोगों की उपलब्धियां सरकार को वापस लौटा देनी चाहिए तथा सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया जाना चाहिए। यदि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमन का रास्ता चुनती है तो व्यापक स्तर पर देशव्यापी सबने आंदोलन भी आरंभ किया जा सकता है। गांधी जी और शौकत अली ने असहयोग आंदोलन हेतु समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्राएं की। कांग्रेस के ही बहुत से लोग इन प्रस्तावों को शक की नज़र से देखते थे। साथ ही ये लोग नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों के बहिष्कार कर निर्णय लेने में हिचकिचाहट का अनुभव कर रहे थे। परिणाम स्वरूप सितंबर में से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति पर मुहर लगा दी गई। असहयोग आंदोलन के 3 आर्थिक प्रभाव इस प्रकार। असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक आर्थिक प्रभाव विदेशी सामानों पर पड़ा। राष्ट्रवादी भारतीयों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। शराब की दुकानों के आगे टिंग की गई। विदेशी कपड़ों का भारत में आयात वर्ष 1921-22 में 50% घट गया। विदेशी कपड़ों का आयात मूल्य 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ हो गया। कार आंदोलन के दौरान लोगों ने आयातित कपड़ों को छोड़कर भारतीय कपड़ों का उपयोग शुरू किया। इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि भारतीय मिलों और हथकरघों
का उत्पादन बढ़ने लगा। अनेक भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने विदेशी वस्तुओं के व्यापार में धन निवेश करना बंद कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न अपना, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा का किस प्रकार प्रयोग किया और कोई 2 उदाहरण दीजिए। देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देशवासियों को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई। राजनीतिक और सामाजिक उन्नति के उनके अहिंसक विरोधी सिद्धांत के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई। गांधी जी सत्य को ही अपना परमेश्वर मानते थे। उनके अहिंसा का अभिप्राय किसी को भी मन, क्रम, वचन से कष्ट न पहुंचाना है। उनका मानना था कि अहिंसा के बिना सत्य की खोज करना संभव नहीं है। सत्य साध्य है तो अहिंसा साधन है। गांधी जी ने अपने सभी आंदोलनों यथा असहयोग, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आदि में सत्य अहिंसा के मार्ग पर अवलंबन किया। अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने किसी भी तरह की हिंसा का सहारा नहीं लिया।